वेलकम। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से क्या बिगम मेथड। तो बिगम मेथड का ये वाला सवाल पिछले दो सवाल से अलग है। क्या अलग है? इसमें जो है आपको कहीं भी ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ठीक है, लेकिन इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन है, ठीक है। और क्या साइन है? लेस देन का साइन है। तो देखिए इसमें दो साइन है, एक लेस देन इक्वल टू और दूसरा इक्वल टू। तो भैया बेगम मेथड हम लोग कब लगाते हैं? बेगम मेथड हम लोग तब लगाते हैं जब या तो इक्वल टू का साइन आ जाए या फिर जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए या फिर इक्वल टू का साइन आ जाए। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है? इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो क्या हम लोग बेगम मेथड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं बेगम मेथड। तो ये वाला प्रॉब्लम बेगम मेथड से सॉल्व होगा, टू फेज से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखिए आपका इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे जिसमें लेस देन साइन रहता है, रूल नंबर 1, जिसमें लेस देन साइन रहता है उसमें जोड़ते हैं, और जो इक्वल टू का साइन रहता है उसमें भी जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? देखिए इसमें किसी का कॉफिशिएंट 1 नहीं है। अगर किसी का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो वो बेसिक वेरिएबल का काम नहीं करेगा। तो हमको एक बेसिक वेरिएबल चाहिए इसमें। तो अगर हमको इसमें बेसिक वेरिएबल चाहिए तो इसमें एक वेरिएबल ऐड करना होगा और एक वेरिएबल इसमें भी ऐड करना होगा। तो जो लेस देन रहता है उसमें एक वेरिएबल ऐड करते हैं, और जो इक्वल टू का साइन रहता है उसमें भी एक वेरिएबल ऐड करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लेस देन है तो इसमें एक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐड करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग स्लैग वेरिएबल। अब इसके लिए सिंबल एस भी ले सकते हैं, और यहाँ पे x1 x2 x3 है तो नया सिंबल हम लोग x4 भी ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला वाला लिख रहे हैं x1 x2 2x3, ठीक है। तो इसमें एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे हम लोग x4, तब वो जाके होगा किसके बराबर? 5 के बराबर। जैसे 1 लेस देन 5 है तो 1 में कुछ ऐड करेंगे उसके बाद 5 होगा। 1 में कितना ऐड करेंगे? 4, तो 5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आपका इस तरह से यहाँ पे लेस देन है तो इसमें भी कुछ ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? वेरिएबल ऐड करेंगे, क्योंकि सारा वेरिएबल है तो वेरिएबल ही ऐड करेंगे हम लोग। कौन सा वेरिएबल ऐड किए? x4। मतलब कोई नाम देना था हमको तो नाम दे दिए x4, क्योंकि x3 तक पहले से है। तो या तो फिर हम लोग s1 दे देते हैं, या फिर s नहीं दे रहे हैं तो x4 भी दे रहे, कुछ भी दे सकते हैं, एक वेरिएबल का नाम दे देना। तो भैया हम लोग x4 दिए, जहाँ पे x4 क्या है? स्लैग वेरिएबल है, ठीक है। x4 आपका स्लैग वेरिएबल है। तो ये वाला हो गया। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? बिगम मेथड क्या बोलता है? अगर कोई बेसिक वेरिएबल का काम नहीं कर रहा है, अगर कोई बेसिक वेरिएबल का काम नहीं कर रहा है तो हम लोग उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कोई काम कर रहा है, कोई नहीं काम कर रहा है। कैसे पता चलेगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उसका जो है कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसमें किसी का कॉफिशिएंट 1 है, किसी का कॉफिशिएंट नहीं है। अब भैया सवाल उठता है कि 1 क्यों होना चाहिए? तो देखिए जो बेसिक वेरिएबल होता है वो यूनिट मैट्रिक्स बनाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका कितना इक्वेशन है? तो यानी कि 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो देखिए इसीलिए अब ये 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है भैया? तो हम जो बोलना चाह रहे हैं वो समझाएंगे, तो 1 मिनट वेट कीजिए आप। तो जैसे कि तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि जो इक्वल टू का साइन होता है उसमें अगर कोई जिसका कॉफिशिएंट किसी का अगर कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो एक वेरिएबल उसमें और ऐड करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल। उसका नाम क्या होता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इसमें हम लोग क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ इक्वेशन 2x1 + 3x2 + 4x3। तो इसमें एक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड किए थे? x4। तो इसमें जो वेरिएबल ऐड करेंगे उसका नाम क्या देते हैं? x5। आर्टिफिशियल के लिए हम लोग a1 भी यूज कर सकते थे, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल। लेकिन इस प्रॉब्लम में हम इसी तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं? x4, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या दे देंगे? x4 तक यूज हो चुका है, तो x4 यूज हो चुका है तो हम लोग इसमें क्या यूज कर लेते हैं? x5। तो +x5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 12, ठीक है। अब देखिए अब इस वाले इक्वेशन में x4 है नहीं है, तो इसका कॉफिशिएंट हम लोग 0 मान सकते हैं, ठीक है।
उसी तरीके से हम लोग इसमें सिर्फ हम लोग क्या ऐड किए थे x4, x5 इसमें था, x5 इसमें नहीं था। तो अगर x5 के साथ लिखना चाहते हैं तो x5 का कोफिशिएंट कितना दे देना होगा, 0। कहीं ये 0 बना देगा तो हम लोग 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग वैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपके सामने, x1 x2 2x3 प्लस x4। x5 इसमें ऐड नहीं किए थे तो इसका कोफिशिएंट 0, और इसमें x5 ऐड किए थे और x4 ऐड नहीं किए थे तो इसका कोफिशिएंट 0। इसके बाद ये तो आपका कंस्ट्रेंट हुआ, और जो बाकी जो जितना वेरिएबल ऐड किए हैं, जितना वेरिएबल है इसमें सब ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखते हैं अभी देखिए। आप जो वेरिएबल ऐड किए उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल, याद रखिए कौन सा वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट -m लिखते हैं। देखिए नाम में ही है बिग एम, तो मतलब m का आना जरूरी है इसमें, तब ना बिग एम हुआ। तो m देखिए इसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है x5 है, तो x5 का कोफिशिएंट हम लोग क्या रखेंगे, -m। x5 का कोफिशिएंट क्या रखेंगे हम लोग, -m। x5 का कोफिशिएंट -m, और जो आपका स्लैग और जो जितना भी वेरिएबल आप अलग से ऐड किए हैं सारे का 0। तो यहाँ पे स्लैग वेरिएबल ऐड किए तो उसका कोफिशिएंट 0। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपको समझ में आया कि x4 जो स्लैग वेरिएबल था उसका रखेंगे हम लोग 0, सरप्लस वेरिएबल भी रहता तो उसका भी रखते हैं हम लोग 0। सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना रखते हैं हम लोग, -m। सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट रखते हैं -m। तो ये आपका तैयार हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये तो पहले से था, उसमें ऐड करेंगे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले से है उसमें ऐड करेंगे क्या, जो वेरिएबल ऐड किए x4 और x5, उसमें भी जो x4 जो स्लैग वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट -m। याद रखिए आर्टिफिशियल का -m। तो ये पहला स्टेप हो गया। देखिए दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो भैया टेबल कैसे बनाते हैं, तो देखिए टेबल ये रहा टेबल आपको। तो इस टेबल में देखिए आप, ये आपका है बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल देखिए अब जो हम बोल रहे थे यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखिए बेसिक वेरिएबल होता है क्या। तो देखिए इसमें जो वेरिएबल ऐड किए हैं, कौन सा वेरिएबल ऐड किए हैं, x4, तो ये काम करेगा आपका बेसिक वेरिएबल का। इसमें क्या ऐड किए हैं, x5, तो ये काम करेगा बेसिक वेरिएबल का। ठीक है, अब देखिए अब ये यूनिट मैट्रिक्स बना रहा है कि नहीं बना रहा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1। तो 1 0 0 1 1 0 0 1। देखिए यूनिट मैट्रिक्स बना कि नहीं बना। तो वही बोल रहे हैं कि जो बेसिक वेरिएबल है x4 और x5, ये क्या बनाता है, यूनिट मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, तो आपका जो बेसिक वेरिएबल है वो x4 और x5 है। ठीक है, अब देखिए बेसिक वेरिएबल के नीचे हम लोग बेसिक वेरिएबल के नीचे हम लोग यही लिखेंगे जो बेसिक वेरिएबल है मेरा। अब देखिए उसके बाद देखिए ये जो CB है, और देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले आइए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए आप, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो देखिए x1 का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे लिखिए x1 के ऊपर 2, CJ वाले रो में। देखिए x1 के ऊपर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 2, ये क्या है, CJ मतलब कोफिशिएंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट कितना है, 2। x2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना है, 1, तो यहाँ पे लिखिए 1। x3 का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो लिखिए यहाँ पे 3 x3 का। x4 का कोफिशिएंट कितना है इसमें, 0, तो यहाँ पे लिखिए 0। x5 का कोफिशिएंट कितना है, -m, तो लिखिए -m। तो हम लोग क्या लिख रहे थे अभी, CJ लिख रहे थे। CJ मतलब कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा देखिए CB मतलब होता है बेसिक वेरिएबल x4 और x5। तो x4 और x5 का कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो देखिए यही तो लिखे हैं। x4 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। यहाँ पे देखिए x4 का कोफिशिएंट 0 है और x5 का कोफिशिएंट -m है, तो भैया -m यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपको बेसिक वेरिएबल यहाँ पे, तो आपको बेसिक वेरिएबल समझ में आया, CB समझ में आया। अब देखिए XB मतलब होता है क्या, यहाँ पे जो दिख रहे हैं हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, तो XB होता है 5 और 12। तो x4 में 5 है तो x4 के सामने लिखेंगे 5, और x5 में है 12, तो x5 के सामने लिखेंगे 12। तो x4 के सामने 5 और x5 के सामने 12। ठीक है, ये XB होगा। तो देखिए ये x4 और x5, अब ये 5 और 12 भी क्यों होता है, तो आपका बेसिक जो वेरिएबल है
बेसिक वेरिएबल है मेरा क्या, x4 और x5। तो इस दोनों वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल को हम लोग जीरो पुट करते हैं। बाकी सारे वेरिएबल है कौन, x1 x2 और x3। तो x1 x2 x3 को जीरो पुट कीजिएगा तो ये जीरो हो गया, और ये तो पहले से जीरो है, तो x5 बराबर कितना है 12। उसी तरह से इसमें सबको जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और x5 तो है ही जीरो, तो x4 वो कितना आ गया 5। तो यही है मतलब। तो देखिए x4 और x5 का जब, तो बेसिक वेरिएबल जब इतना चुनते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है, ये x भी क्या देता है, इसका वैल्यू x4 और x5 का वैल्यू होता है। ये जो एक्स बी होता है वो क्या होता है, x4 का वैल्यू होता है, और x5 जो होता है मतलब 12 जो एक्स बी के नीचे जो रहता है वो x5 का वैल्यू होता है। तो x4 का वैल्यू 5 और x5 का वैल्यू हो गया 12। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, तो देखिए यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, तो देखिए ये है इसका, जैसे x4 वाले रो में देख रहे हैं हम लोग, तो x4 वाले रो में देखिए x1 का कोफिशिएंट कितना है 1, x2 का है 1, तो देखिए x1 का 1, x2 का 1, x3 का 2, x4 का 1 और x5 का 0। ठीक है, तो देखिए x1 का था कितना 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1, x2 का 1, x3 का 2। तो उसी तरीके से हम लोग इसका जो कोफिशिएंट है x1 का कोफिशिएंट जो इतना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट कितना है 1, x2 का है 1, x3 का है 2 और x4 का है 1, x5 का कोफिशिएंट कितना है इसमें 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x1 के नीचे लिखेंगे x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं, ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, जिस कंस्ट्रेंट में x4 है, तो इस कंस्ट्रेंट में x4 है तो इसमें x1 का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ लिखिए 1। अब देखिए इस कंस्ट्रेंट में x2 कितना है कोफिशिएंट 1, तो यहाँ लिखिए 1। इस कंस्ट्रेंट में x3 का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे लिखिए 2। ये कौन सा कंस्ट्रेंट है जिसमें x4 है, ये कौन सा कंस्ट्रेंट है जिसमें x4 है। ठीक है, अब वो वाला इक्वेशन देखिए जिसमें x5 है। ठीक है, तो वो वाला इक्वेशन देखिए जिसमें x5 है, तो ये x5 इसमें है, x5 इसमें x1 का कोफिशिएंट 2, इसमें x1 का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब देखिए इसमें x2 का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, x2 के नीचे, x3 के नीचे देखिए 4, x4 के नीचे देखिए x4 का कोफिशिएंट 0, 0, x5 के नीचे x5 का कोफिशिएंट 1, तो 1। तो इतना लिख देने के बाद क्या करना होता है, ZJ और ZJ माइनस CJ निकालना होता है। तो देखिए ZJ कैसे निकालते हैं हम लोग, CB इंटू XJ। तो देखिए 0 इंटू 1 और 2 इंटू -1, तो 0 इंटू 1 और -m इंटू 2, इसको कीजिए ये 0 और ये -2m, दोनों के ऐड कीजिए तो -2m आ गया। उसी तरीके से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो इतना। इसी तरह से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया इतना। इसी तरह से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो इसी तरह से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ेंगे तो इतना। ठीक है, उसके बाद है क्या, ZJ माइनस CJ। तो ZJ इतना, CJ इतना, इससे इसको घटा दीजिए तो इतना, इसमें इसको घटाइए तो इतना, इसमें इसको घटाइए तो इतना, फिर इसमें इसको घटाइए तो इतना, फिर इसमें इसको घटाइए तो इतना, -m माइनस m कितना होगा 0। तो ये ZJ माइनस CJ तैयार हो गया। स्टेप 2, स्टेप 3 में देखिए क्या होता है कि जो मोस्ट नेगेटिव होता है, तो देखिए भैया -2m -3m -4m में सबसे छोटा कौन होगा। तो देखिए m का मान, m मतलब होता है वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो देखिए m का मान मान लीजिए 100, तो -400 -300 -200 में सबसे छोटा कौन, -400। तो ये वाला आपका कॉलम सेलेक्ट होगा, ये वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x3 आएगा। अब सवाल उठता है x3 किसके पास आएगा, x5 की जगह पे आएगा या x4 की जगह पे आएगा। ये आपका हो गया इंटरिंग वेरिएबल। तो पता चला आपको कि x3 आने वाला है, तो इस दोनों में किसके जगह x3 आएगा, उसके लिए चेक करते हैं हम लोग मिनिमम रेशियो। उसके लिए चेक करते हैं हम लोग मिनिमम रेशियो।
तो मिनिमम रेशियो कैसे चेक करते हैं, देखिए मिनिमम रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आपका कॉलम सेलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स बी, इसमें इससे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 12, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे मिनिमम कौन सा है 2.5, तो मिनिमम आपका है 2.5, तो वही वाला आपका हो जाएगा, हट जाएगा, तो हट जाएगा तो कौन सा x4, तो x4 को हटाएंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे x3, इंटरिंग वेरिएबल ये है, मतलब x4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x3 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए x4 की जगह x3 लिख दिए, इसके बाद क्या होता है, अब देखिए x3 आ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग की एलिमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो ये वाले इस कॉलम में ये वाला रो का एलिमेंट कौन सा है 2, तो 2 होता है की एलिमेंट, इसको बनाना होता है 1, क्या कि बेसिक वेरिएबल जब ये x3 हो जाएगा तो यहाँ पे उसका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहिए x3 और x5 को, तो x5 के नीचे 1 0 1 है, तो इसको 1 0 करना होगा, इसको 1 0 कैसे करते हैं हम लोग, इसको तो पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर इस वाले रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, तो 1 गुना 4 4, 4 में से 4 जाएगा 0, तो हम लोग यही काम करेंगे। तो देखिए पहले उस रो को हम लोग 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 2 से कहाँ तक डिवाइड होगा, XB से लेके x5 तक सबको डिवाइड कर दिए हम लोग। अब बोलिएगा CB को क्यों छोड़ दिए, तो CB क्या है कि इसका कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसका कॉफिशिएंट कितना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3। अब भैया CJ होता क्या है, x1 x2 x3 x4 x5 का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो इसका कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है कितना 3, तो लिख दिया 3, x5 का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है कितना माइनस है, तो लिख दिया माइनस है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 बनाना था, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले, ये जो 1 बन गया वापस आइए पुराने टेबल में, कि 2 से डिवाइड कर देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे 5/2 आएगा, ठीक है। अब इसके हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे, 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 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे। अब भैया बोलेगा कि सब में क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा रो है, पूरा रो को मतलब एक ही, मतलब अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा रो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही बात है। तो सारे को 4 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो रो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे, तो देखिए तो जब घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और बाकी सबका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर वही अपना पुराना काम है कि CB इंटू x1, फिर इससे जैसे ZJ निकालना है हमको, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, उसी तरह से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखेंगे। ये वाला काम x5 तक करेंगे। अब देखिए इसमें देखेंगे सबसे मिनिमम कौन है, ZJ माइनस CJ निकालेंगे, मतलब इसमें से इसको घटा के देखेंगे इसमें सबसे मिनिमम कौन है, तो देखिए निगेटिव में क्या आ रहा है आपका, बस 2 ही आ रहा है, एक ये और एक ये, तो -m वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि -m मतलब क्या होता है, m मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी होता है, तो मान लीजिए -1000, तो यही होगा छोटा, तो सबसे छोटा अगर यही है तो सबसे मतलब मोस्ट नेगेटिव यही होता है, मोस्ट नेगेटिव चुनना होता है, तो मोस्ट नेगेटिव यही है, तो ये वाला रो आपका, ये वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वेरिएबल है, x2 वेरिएबल है, मतलब तो इस दोनों में किसी एक के जगह, तो देखिए आपका ये मोस्ट नेगेटिव यही है, तो ये x2 सेलेक्ट हुआ, मतलब इस दोनों में किसी एक की जगह x2 को आना है। तो अब कौन सा हटेगा, ये हटेगा या ये हटेगा, नहीं पता हमको, इसके लिए होता है मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो क्या करते हैं, यहाँ जो वैल्यू है, तो वैल्यू होता है कि XB, तो जो कॉलम सेलेक्ट हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 5/2 बाय 1/2, तो यहाँ पे देखिए 5, इसलिए 2/1 2, ठीक है। अब देखिए इसमें छोटा कौन है, ये 2, मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल निकलेगा, और फाइनली हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल ही निकालना होता है बिग एम मेथड में। तो आपका x5 अब निकलने वाला है, ठीक है, x5 निकलेगा, और x5 की जगह पे क्या आएगा, जो कॉलम आपका सेलेक्ट हुआ यानी कि x2 आएगा, और ये निकल जाएगा।
तो फिर से हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल बनाएंगे तो देखिए x5 की जगह हम लोग क्या लिख दिए हैं, x2। तो सॉरी यहाँ पे टेबल वो, तो हम लोग x5 की जगह क्या लिख दिए हैं, x2। देखिए यहाँ पे x5 निकलने वाला है और वहाँ पे हम लोग क्या आने वाला है, ये आपका x2, ये वाला कॉलम x2 का था तो x2 आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे अब x5 की जगह आने वाला है क्या, x2, ठीक है। तो देखिए x2 आएगा और ऊपर में क्या है, x3। तो x3 और x2 यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहिए। तो x3 आपका देखिए यहाँ पे जब आपका x2 आ जाएगा, x3 1 0 बना रहा है, लेकिन x2 0 1 बना रहा है क्या, नहीं, ये 1 0 बना रहा है। तो दूसरे को क्या बनाना चाहिए, 0 1। तो 1 0 है तो यहाँ 0 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो मेरा काम क्या है, सिर्फ देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, मेरा काम है इसको 0 बनाना, ठीक है। 1/2 को 0 बनाना। यहाँ पे अगर 1 नहीं रहता तो पहले 1 बनाते उसके बाद 0 बनाते। तो यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट हम लोग 0 बनाएंगे। तो डायरेक्ट 0 कैसे बनाएंगे, इस पूरे रो को, तो देखिए अगला टेबल में पहले तो इसको 1 बनाना होता है, तो अगला टेबल में ये 1 है ही, तो अगला टेबल में आप XB से लेके X4 तक वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। XB से लेके यहाँ तक देखिए सेम टू सेम उतार दें, 0 1 1 1, सेम टू सेम हम लोग XB। तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम उतार देंगे हम लोग। देखिए 2 का 2, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, -2 का -2। अब x5 को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल था और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हट जाता है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को आपका मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल हट गया तब उसका कोई काम नहीं है, आर्टिफिशियल वेरिएबल हटाना ही हमारा काम था। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जब हट जाता है तो उसको लिख के झूठ मूठ का कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो देखिए अब देखिए आपका ये वाला रो तैयार हो गया XB तक। अब देखिए यहाँ पे x2 का 1 है, अब इसके ऊपर 0 बनाना है। तो यहाँ पे कुछ पुराने टेबल में देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लेके ये जो नया जो रो बना है आपका, 1 बनाने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा और फिर घटा देंगे। तो सारे वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे ऊपर से। तो सबको हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, घटा देने के बाद ये वाला आ जाएगा आपका। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर जो था पुराने टेबल में इसके जगह जो था उसको 1/2 से इससे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए फिर वही ZJ और ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए ZJ कैलकुलेट करेंगे, तो ZJ कैसे कैलकुलेट करेंगे, CB इंटू x1। तो जैसे कि आपको इसका कैलकुलेट करना है तो इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। इसी तरीके से सारा लिखिए, फिर ZJ माइनस CJ सारा लिखिए। अब देखिए इसमें भी फिर मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना होता है, तो मिनिमम है कौन सा आपका, ये वाला है नहीं, ठीक है। तो ZJ माइनस CJ सेलेक्ट करना होता है, तो देखिए इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, तो जो नेगेटिव है वही -1/2। तो -1/2 जो है ये किस में आ रहा है आपका, x1 में। तो देखिए x1 आएगा, हटेगा कौन, तो देखिए जो 0 होता है, तो 0 होता है तो इसको नहीं लेते, क्यों, क्योंकि XB में जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऐसे भी आएगा। तो देखिए आपका यही वाला बच गया, तो ये वाला आपका हो जाएगा इन, तो ये आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा आपका, मतलब x3 हटेगा और क्या आएगा उसका, x1। तो यहाँ पे जब x1 आएगा तो x1 और x2 यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहिए, तो x1 और x2 यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 करना होगा हमको और यहाँ पे 0 करना होगा, तो ये 0 पहले से ही है, तो मेरा काम क्या हो गया, सिर्फ
इसको 1 बनाना है, यहाँ पे सिर्फ 1 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया कॉलम, नया जो टेबल बनेगा उसमें ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। और इसमें घटाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही 0 है। तो देखिए x1 x2 आ गया आपका। और देखिए CJ तो होता है इसका कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो वही रहेगा। और CB देखिए, CB क्या होता है आपका, इसका कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो 2 1, ठीक है। अब देखिए XB आपका और x2 आ गया, ये आ गया। अब फिर से देखिए ZJ माइनस CJ कैलकुलेट कीजिए। तो ZJ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। और फिर ZJ माइनस CJ, तो इसका CJ से घटा देंगे हम लोग। CJ ऊपर में है, तो 2 - 2 0, 1 - 1 0, 4 - 3 1, इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे सब क्या है, 0 है या 0 से बड़ा है। तो अगर 0 या 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, ऑप्टिमल। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। मतलब अगर 0 या 0 से बड़ा हो जाता है तो टेबल को कर देते हैं हम लोग स्टॉप। तो हम लोग टेबल स्टॉप कर दिए। ऑल्सो नो एनी आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन द लास्ट टेबल, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नहीं आया, ठीक है। पहला कि ZJ माइनस CJ 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तो मेरा हो गया सॉल्यूशन क्या, ऑप्टिमल। मतलब यही हो गया मेरा सॉल्यूशन। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आता तो भी सॉल्यूशन होता, कब, जब वो 0 वैल्यू पे नहीं होता। 0 वैल्यू पे नहीं होता कहने का मतलब कि XB के नीचे उसका वैल्यू 0 नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल है क्या, x5। अगर x5 आता यहाँ पे 0 होता तो भी मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, x1 बराबर 3 और x5 बराबर 0। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहता, जैसे मान लीजिए 10 रहता, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता है, इनफिजिबल, मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस टेबल में देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल है नहीं और ZJ माइनस CJ सारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x1 बराबर कितना होगा 3 और x2 बराबर कितना होगा 2, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो x1 3, x2 2 और x3 इस टेबल में है ही नहीं, इस टेबल में x3 है ही नहीं, तो वो हो जाएगा वैल्यू कितना 0, ठीक है। तो देखिए अब ये वाला वैल्यू मत समझिएगा कि x1 का वैल्यू 2 होगा, x2 का वैल्यू 1 होगा। ये तो CB है, मतलब कोएफिशिएंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। वैल्यू इसका है क्या, आपका वैल्यू इसका ये वाला है, XB के नीचे जो रहता है, XB के नीचे जो है 1 3 2, ये हो गया उसका वैल्यू। तो पुट कर दीजिए तो आंसर कितना आ गया 8।